स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। इजराइल हमास युद्ध की हर अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हैं और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गाजा बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि गाजा वॉर पर ग्राउंड अटैक वेरी सून, यानी कि तैयारियां पूरी हैं। इजराइल के सैकड़ों टैंक का मूवमेंट है। पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर टैंक्स को ले जाया जा रहा है और ये तैयारी हो रही है फाइनल असॉल्ट की। जैसे ही फाइनल असॉल्ट का ऑर्डर मिलेगा तो ये सब टैंक्स, ये सब गन्स जो जा रही हैं, ये सीधे ग्राउंड से गाजा में प्रवेश करेंगे। आपके पास ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा लाभ लश्कर के साथ आप जा रहे हैं तो हमास का एक ही निशाना काफ़ी होगा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। अभी भी इजराइल इंतजार कर रहा है कि वो सिविलियन जो रीलोकेशन है वो रीलोकेशन हो जाए, क्योंकि उसके बाद जब स्ट्राइक शुरू होगी तो वो जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंधाधुंध स्ट्राइक होगी। हमास पर जब भी अटैक होगा, जब भी गाजा की तरफ कूच किया जाएगा, गाजा में अंदर जाकर हमास पर जब भी अटैक होगा तब बहुत बड़ा प्रहार होगा, ये निर्णायक प्रहार होगा। तो देखा आपने ग्राउंड पर किस तरीके की तैयारियां हैं। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल, अभिषेक उपाध्याय और आशीष सिंह ने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से गाजा पर फाइनल असॉल्ट की पूरी तैयारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि गाजा बॉर्डर पर हलचल बेहद तेज हो गई है। इजराइल के सैकड़ों टैंक का मूवमेंट चल रहा है और ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां तेज हैं, लगभग पूरी है। और जब फाइनल असॉल्ट की बारी आएगी तो जैसा कि अभिषेक उपाध्याय बता रहे थे, अंधाधुंध ऑपरेशन होगा और गाजा में घुसने की जो तैयारियां, आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में तोपों की तैनाती है, आर्टिलरी गन्स हैं, रिजर्व सेना है और इजराइल की तरफ ये जो मूवमेंट है ये बेहद तेजी के साथ हो रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां तेज हो गई हैं और जो तमाम चीजें हैं, खास तौर से जो सिविलियंस का वहां से मूवमेंट है, जिस तरीके से गाजा में लोगों को हिदायत दी गई थी कि वो इलाका खाली करें, अब यह देखने वाली बात होगी कि इजराइल इस फाइनल असॉल्ट को कब हरी झंडी दिखाता है। लेकिन आप देखिए गाजा बॉर्डर पर जिस तरीके से तोपों की तैनाती है, टैंक्स की तैनाती है, ये एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल तैयार है और लगातार जो गाजा बॉर्डर है वहां पर मूवमेंट बढ़ रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा बॉर्डर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इजराइल ने पूरी की पूरी जो फौज है वो गाजा बॉर्डर पर इकट्ठा कर दी है। इजरायली फोर्सेस पॉलिटिकल ऑर्डर का इंतजार कर रही हैं गाजा पर अटैक करने के लिए और जब ये मार्च कूच शुरू होगा गाजा की तरफ, वो तब तक नहीं किया जा सकता जब तक पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं मिल जाते। मेरे बाईं तरफ एक और बड़ा मैदान, कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे किस तरह से सैकड़ों टैंक से साथ ही साथ जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स होते हैं, आपको सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर सोल्जर्स भी दिख जाएंगे जो कि पूरी तरह से तैयार हैं और तैनात हैं। लेकिन जब तक बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, सरकार की तरफ से ऑर्डर नहीं मिल जाता गाजा की तरफ कूच करने का, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। साफ संदेश है कि न केवल तैयारी है, न केवल तैनाती है, बल्कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तत्परता भी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट टैंक्स के साथ में मेरे कैमरामैन मान आपको उस एक छोटी सी मिट्टी की जो उन्होंने ट्रेंच बनाया हुआ है वो भी दिखाएंगे। वो बहुत महत्व रखता है कि भले ही सैकड़ों टैंक्स यहाँ पर हैं, लेकिन इन टैंक्स पर किसी भी तरह का अटैक नहीं हो, इस लोकेशन पर किसी तरह का अटैक नहीं हो, इसीलिए इस तरह से आपको कई 5-7 सोल्जर्स इस पूरे मैदान को सुरक्षा प्रदान करते हुए भी दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इजराइल की ज़मीन पर अभी भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को लगता है कि इस तरह के अटैक हो सकते हैं और कुछ हमास के आतंकी अब भी इजराइल की ज़मीन पर, इसलिए इस तरह से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो तब तक ये टैंक्स और जो हैवी मशीनरी है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि एक पॉलिटिकल ऑर्डर, सरकार की तरफ से ये ऑर्डर नहीं मिल जाए, क्योंकि इनकी तैनाती और तैयारी तो एबीपी न्यूज़ आपको पिछले 5 दिनों से लगातार दिखा ही रहा है। लेकिन बहुत ही पेचीदा ये एक डिसीजन होगा आगे बढ़ना, कब बढ़ना, क्योंकि आप जब बड़ी तादाद में आगे बढ़ेंगे
सैकड़ों टैंक्स के साथ में और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स के साथ में, तो जाहिर सी बात है कि आपका भी कोलैटरल डैमेज और नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए सारे कैलकुलेशन करने के बाद में डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, ऑन ग्राउंड सिचुएशन, बंदूकों वाली सिचुएशन, ये सभी को पूरी तरह से भांपने, समझने और कैलकुलेशन के बाद में ही ये फोर्सेस गाज़ा की तरफ कूच करेंगी जब इन्हें सरकार की तरफ से ऑर्डर मिल जाएगा। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, गाज़ा बॉर्डर से एबीपी न्यूज़ के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से अब पॉलिटिकल ऑर्डर का इंतजार है केवल, और तैयारी इस बात की है कि सरकार की तरफ से ऑर्डर मिले, क्योंकि गाजा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जो तैनाती होनी थी वो हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इजराइल से जुड़ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में रक्षा विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि इजरायली सेना के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है कि इजराइल सेना ने कहा है कि वो गाजा पर हमले के लिए तैयार हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी हमले के लिए तैयार है, इजराइल के जो सेना है उसकी तरफ से कहा गया है। लेकिन जैसा कि आशीष बता रहे थे कि अब सरकार के इशारे का इंतजार है, सरकार की तरफ से आदेश आएगा। लेकिन इजरायली सेना की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। सीधे रुख करते हैं आशीष का। आशीष, जिस तरीके से तैयारियों की बात करें, लगातार 5 दिन से तस्वीरें दिखा रहे हैं, यानी कि अब बस इंतजार है कि कब सरकार बोलेगी कि आगे बढ़े, बाकी सब कुछ फुल एंड फाइनल है। बिल्कुल अवधेश, और सरकार की तरफ से आदेश का इंतजार है। लेकिन इसी बीच मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, कुछ ही मीटर दूर एक रॉकेट हिट किया है, यानी कि आयरन डोम उसे रोक नहीं पाया है। और हम थोड़ा सा उस तरफ बढ़ रहे हैं ताकि ये देखिए वो आग का गुबार आपको दिखाई देगा जो रॉकेट हिट हुआ है। और ये कुछ मिनटों पहले ही जस्ट यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ, एक नई मिसाइल्स की वेव आई, बारात सा आया, और उसमें से एक मिसाइल को आयरन डोम, एक रॉकेट को आयरन डोम रोक नहीं पाया, और इसी वजह से इम्पैक्ट के बाद में यहाँ पर आपको आग दिखाई देगी। और ये मेन हाईवे के पास में आग लगी है, यानी कि जो ट्रैफिक है वो जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि यहाँ पर स्थिति क्या है। हम स्टेरोत के एकदम बॉर्डर पर हैं, यानी कि गाज़ा पट्टी के काफ़ी नज़दीक हैं, और यहाँ पर केवल और केवल जो मिलिट्री या रिलेटेड मूवमेंट्स हैं केवल वही अलाउ हैं, और सारी की सारी मूवमेंट्स को यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और ठीक आपसे 5 से 6 सेकंड में मेरे कैमरामैन मान आपको दिखा पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर हैवी मिलिट्री अब मूवमेंट हो रहा है। और ये देखिए रोड के एंड में, जहाँ जिस रोड पर हम खड़े हैं उस रोड के एंड में ये एक रॉकेट हिट किया है और वहाँ पर आग लग गई है, और पूरी तरह से इस एरिया को कॉर्डन करके पहले से ही रखा गया था, और ऑलमोस्ट स्टेरोत शहर को पूरी तरह से अब खाली करा लिया गया है। केवल और केवल आपको मिलिट्री जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं वो दिखाई देंगे यहाँ पर, जो किसी भी नॉन मिलिट्री मूवमेंट को आगे जाने से रोक रहे हैं। साफ वजह है कि काउंटडाउन तो शुरू हो ही चुका था, तैयारी भी है, तैनाती भी है, लेकिन पॉलिटिकल ऑर्डर का वेट किया जा रहा है। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर और भी है। गाजा बॉर्डर के पास खतरे के सायरन लगातार बज रहे हैं, गाजा बॉर्डर पर हलचल तेज है। तो जैसा कि आशीष ने दिखाया कि अभी अभी रॉकेट वहां पर गिरा है, आयरन डोम उसे रोक नहीं पाया। यही वजह है कि गाजा बॉर्डर के पास खतरे का सायरन बज रहा है और गाजा बॉर्डर पर हलचल तेज है। हालांकि वहां पर मिलिट्री मूवमेंट है, सामान्य लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से जो सायरन है बज रहा है। क्योंकि जगविंदर पटियाल भी लगातार बने हुए हैं। जगविंदर, जिस तरीके से ये पूरी स्थितियां बनी हुई है, आप इस वक्त कहां पर हैं और वहां क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? देखिए, गाजा बॉर्डर की तरफ जो सिद्रौत से रोड जाती है, मैं एकदम उस रोड पर खड़ा हूं और वहीं पर सारा मूवमेंट ये हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधा घंटा हुआ है, जब 3 रॉकेट सिद्रौत पर दागे गए। और एक बार इस बाहर के हालात देखिए आप, किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स तैनात है और उन रोड्स को जाम किया गया है जहां आगे गाजा बॉर्डर की तरफ जाते हैं। लेकिन सिद्रौत पर 3 रॉकेट अटैक हुए। एक बड़ी लेकिन मैंने अच्छी चीज देखी यहाँ टेक्नोलॉजी की, इसका एहसास इंडिया में बैठकर नहीं हो सकता। जब रॉकेट गिरने वाला होता है
उससे 20-25 सेकंड पहले अचानक स्पीकर पर जोर से जो सायरन बजता है और अनाउंसमेंट होती है, उससे ये पता लग जाता है आदमी कहीं भी व्यस्त हो कि उसे सेफ हाउस की तरफ जाना है। आज हम कॉफी पी रहे थे और तब वो सायरन बजा, और सायरन बजते ही इससे पहले कि हम सेफ हाउस के गेट तक पहुंचते, उससे पहले वो 3 रॉकेट आकर आसपास के इलाकों में गिरे। एक घर के पिछवाड़े जो खुली किचन बनी हुई थी उसके ऊपर गिरा, गाड़ी के उसने डैमेज किया। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को देखकर ये लगता है कि किस तरह से इन अपने दुश्मन से तैयार रहने के लिए इजराइल का इतने बड़े स्तर पर पहले से इंतजाम है। लेकिन ये तमाम सड़कें जहां हम घूम रहे हैं ये बंद की गई हैं, क्योंकि इसके आगे गाजा बॉर्डर है, यहीं तक मीडिया को रोका जा रहा है, और जितना भी आर्मी का मूवमेंट है वो भी इस हाईवे के साथ साथ आगे है। जी बिल्कुल, ये लगातार तस्वीरें देखिए सामने आप देख रहे हैं कि 3 रॉकेट गिरे हैं। जोगिंदर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की स्थितियां इस जो रोड की आप जो बात कर रहे हैं, मिलिट्री मूवमेंट ही पूरी तरीके से हो रहा है और क्या केवल सरकार के आदेश का इंतजार है? अब बाकी जितना भी कुछ हो सकता है मिलिट्री के स्तर पर सब वहां पर तैयारियां दिख रही हैं। देखिए, पूरी तैयारियां हैं और रास्ते में हम देखते हैं कि ओपन ट्रक्स के अंदर रॉकेट पूरे, जिस तरह से आप ये मान के जाइए कि जिस तरह चॉकलेट लदी होती है उस तरह से रॉकेट्स के खुले ट्रक बड़े बड़े जो टैंक्स को सप्लाई दे रहे हैं, वो बॉम्ब्स भेजे जा रहे हैं। वो आमतौर पर इस हाईवे पर मूवमेंट है, यहां कोई आम आवाजाही नहीं है आर्मी और मीडिया के अलावा। तो वो रॉकेट्स हमने गाड़ियां ले जाते हुए देखे, जगह जगह आर्मी की तैनाती की गई है। बड़ा सवाल क्या है अब? बड़ा सवाल सिर्फ ये है कि ग्राउंड अटैक कब करना है, और जैसे ही वो क्लियरेंस मिल जाएगा मुझे लगता है इसके आगे के इलाके में एंट्री मिल जाएगी। तब तक मीडिया को गाजा बॉर्डर के करीब जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जितना 3-4 लाख ट्रूप्स अब तक इकट्ठा हुआ है वो सारा गाजा बॉर्डर की पट्टी पर ही बैठा हुआ है, इसीलिए उधर जाने की इजाजत नहीं है। एक बार जब वो गाजा में प्रवेश कर जाएगा तो मुझे लगता है शायद बॉर्डर तक जाने की इजाजत हमें भी मिल जाएगी। बिल्कुल आपके पास आएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, लेबनान से इजराइल पर बड़ा अटैक हुआ है। लेबनान की ओर से रॉकेट दागे गए हैं और हमले में 3 इजरायली नागरिकों के घायल होने की खबर मिल रही है। एक इजरायली नागरिक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कि जैसा आशीष और जगविंदर बता रहे हैं कि रॉकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन लेबनान की तरफ से इजराइल ने बड़ा अटैक किया है और लेबनान की ओर से जो रॉकेट दागे गए हैं जिसमें 3 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने भी चेतावनी दी थी इजराइल को कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले होते हैं तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। और देखिए, लेबनान से ये रॉकेट आ भी गए। लेबनान पर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई कर दी, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने लेबनान पर अटैक शुरू कर दिया है। लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए थे और जवाब में इजराइल ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। तो लेबनान ने जिस तरीके से रॉकेट हमला किया, 3 नागरिक घायल हुए। अब इजराइल ने भी लेबनान पर अटैक शुरू कर दिया है। लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए और जवाब में अब इजराइल की तरफ से भी पलटवार शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लेबनान ने इजराइल को निशाना बनाया और अब लेबनान पर भी इजराइल ने अपना काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने है। लेबनान पर इजराइल ने जो अटैक किया था वो देखिए तस्वीर, किस तरीके से एक बड़ी इमारत एक साथ ढह गई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है लेबनान और इजराइल के बीच की। लेबनान ने पहले इजराइल पर अटैक किया और उसके बाद इजराइल की तरफ से भी पलटवार कर दिया गया है। हमारे साथ और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत का रुख करते हैं। बड़ी खबर ये, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो बीते 2 हफ्ते के भीतर एक बार फिर से भूकंप यहां पर महसूस हुआ है। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। तो ये तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि रिक्टर पैमाने पर तीव्रता क्या थी, इसका केंद्र क्या है, वो जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन जो शुरुआती जानकारी बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। अभी 2 हफ्ते पहले भी जोरदार भूकंप आया था जिसका केंद्र था नेपाल और रिक्टर पैमाने पर तीव्रता उसकी बहुत ज्यादा थी। और अब एक बार फिर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर को अगर हम माना जाए तो जोन 5 यानी कि काफी संवेदनशील माना जाता है भूकंप के लिहाज से। और एक बार फिर से दिल्ली की जो धरती है वो दहली है और दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। तो बड़ी खबर, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और जो आसपास के इलाके हैं यहां पर तेज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इससे पहले जो 2 हफ्ते पहले भूकंप आया उसका केंद्र नेपाल था और
दिल्ली एनसीआर में भी जोरदार झटके महसूस हुए थे। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके महसूस हुए, इनका केंद्र आखिर क्या है, तीव्रता क्या है, धरती के कितने नीचे तक इसका केंद्र था। लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके एक बार फिर से महसूस हुए हैं। लगातार कुछ दिनों में जिस तरीके से धरती कांप रही है, डोल रही है, और खास तौर से दिल्ली एनसीआर इलाके में भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, उन सब के बीच एक बार फिर से धरती हिली है। दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, चाहे नोएडा की बात करें, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये तमाम जो क्षेत्र हैं वो भूकंप के झटके की जद में आए हैं और भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जैसे ये भूकंप के झटके आए उसके बाद लोग घरों से बाहर निकलने लगे और 2 हफ्ते के भीतर दूसरी बार दिल्ली हिली है। जोरदार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो लगातार इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही, झटके सामने आ रहे हैं, ऐसे में जो भूगर्भ वैज्ञानिक है वो चिंता जता चुके हैं कि जो झटके जल्दी आ रहे हैं, पहले तो कुछ महीनों में आते थे, लेकिन इस बार 2 हफ्ते के भीतर ही दूसरी बार दिल्ली एनसीआर हिली है। जोरदार झटके भूकंप के महसूस हुए हैं। और दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये जो तमाम क्षेत्र हैं, यहां पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। जैसे ही ये भूकंप आने शुरू हुए, लोग घरों के बाहर निकल गए अपनी सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन 2 हफ्ते के भीतर दूसरा झटका है और इसीलिए चिंताएं बढ़ती हैं कि आखिर ये बार धरती कांप क्यों रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि रिक्टर पैमाने पर इसका स्केल क्या आता है, इसके साथ ही साथ भूकंप का केंद्र क्या है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले जो भूकंप आया था नेपाल में उसका केंद्र था और जमीन के 10 किलोमीटर नीचे तक उसका केंद्र मापा गया था। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 5 से ज्यादा थी। लेकिन एक बार फिर से अब 2 हफ्ते के बाद धरती हिली है। 2 हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके लगे हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर हिला है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर लोग घरों के बाहर आ गए, अपार्टमेंट्स के बाहर आ गए और दहशत का माहौल इसलिए ज्यादा है क्योंकि दूसरे हफ्ते में ही ये जोरदार झटका महसूस हुआ है। तो बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से है जहां पर एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और 2 हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार धरती यहां की कापी है। तो लगातार झटकों का सिलसिला चल रहा है और खासतौर से दिल्ली एनसीआर को भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना भी जाता है और दूसरे हफ्ते में फिर से एक बार भूकंप के झटके आए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस हुए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर की धरती कांपी है और 2 हफ्ते में ही ये दूसरी बार एक बड़ा भूकंप का झटका महसूस लोगों ने किया है। तो 2 हफ्ते पहले ही तेज भूकंप आया था और एक बार फिर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में धरती कांपी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं और जिस तरीके से लगातार धरती कांप रही है, इसको लेकर भूगर्भ वैज्ञानिकों ने अपनी स्थितियां स्पष्ट की थी। लेकिन अब जो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये एक नई चिंता खड़ी करती है क्योंकि पहले 3-4 महीने में एक बार झटका महसूस होता था, लेकिन इस बार 2 हफ्ते के भीतर ही दूसरी बार धरती हिली है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये तमाम वो इलाके हैं जो भूकंप के झटकों से कांप उठे और लोग घरों के बाहर निकल आए। जो जैसा कि प्रोटोकॉल है कि अगर आप बिल्डिंग में हैं तो बाहर आ जाइए, अगर आप भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं तो सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। तो ये पूरी तस्वीर है और 2 हफ्ते में दूसरी बार जो दिल्ली एनसीआर की धरती है वो कांपी है और लगभग 4:15 बजे के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2 हफ्ते में दूसरी बार ये भूकंप का झटका दिल्ली एनसीआर ने झेला है, महसूस किया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन 2 हफ्ते में दूसरी बार ये जो जोरदार भूकंप आया है, इसके बाद लोगों में चिंता भी है, परेशानी भी है और तमाम लोगों के मन में सवाल भी हैं कि आखिर भूकंप के झटके बार और इतनी जल्दी आ रहे हैं, कहीं ये किसी बड़े विनाश का संकेत तो नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान को लेकर एक भविष्यवाणी की गई थी पिछले हफ्ते कि वहां पर जोरदार झटके आ सकते हैं। हालांकि पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ऐसे में जो भूकंप का केंद्र है वो निश्चित तौर से अपने बड़े दायरे में लोगों को चपेट में लेता है। भूकंप के झटके दूर तक महसूस किए जाते हैं, लेकिन 2 हफ्ते में दूसरी बार भूकंप का झटका महसूस हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके से
देर धरती कांप उठी और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 2 हफ्ते में दूसरी बार यह भूकंप का झटका महसूस हुआ है। अगर हम समय की बात करें तो 4:08 पर यह भूकंप का झटका महसूस किया गया। लेकिन चिंता की बात यह है कि 2 हफ्ते के भीतर ही यह दूसरी बार भूकंप से धरती कांपी है। और आप देखिए, अब ये नक्शे पर देखिए कहां कहां पर इसका असर देखा गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली यही, उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद, हरियाणा की बात करें तो वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद। और अब तस्वीरें भी देख लीजिए, जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त किस तरीके की स्थितियां थी। जो सीलिंग लाइट हैं वो हिल रही हैं। और इसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता क्या मापी गई है और कहां पर इसका केंद्र वैज्ञानिक बता रहे हैं। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए 2 हफ्ते में दूसरी बार और रिक्टर पैमाने पर 3.1 तीव्रता इसकी मापी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके थोड़ी देर पहले आए, रिक्टर पैमाने पर इनकी जो तीव्रता थी वो 3.1 थी और भूकंप का केंद्र फरीदाबाद था। तो ज्यादा दूरी नहीं है। शाम 4:08 पर जो झटके महसूस किए गए हैं उसकी तीव्रता 3.1 थी और इसका केंद्र हरियाणा का फरीदाबाद है। 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए। लेकिन इस बार खास बात यह है कि जो केंद्र है वो इस बार एनसीआर ही है। और चलिए देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये है उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा का जो फरीदाबाद है वही इस बार भूकंप का केंद्र है। तो दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं वो कुछ ही किलोमीटर दूरी पर बसे फरीदाबाद में उसका केंद्र है। मदिहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदिहा, जिस वक्त भूकंप आया क्या स्थिति वहां देखने को मिली थी? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भूकंप के झटके लगातार दिल्ली एनसीआर में आ रहे हैं और आज जब भूकंप का झटका आया तकरीबन 4:08 का वक्त था और मैं उस वक्त कैंटीन में खाना खाकर बस प्लेट ही रख रही थी कि महसूस तो हुआ लेकिन समझ नहीं आया, क्योंकि ये एकदम होता है, समझ आपको नहीं आता है। लेकिन धीरे ही धीरे जो लोग थे वहां पर उनमें गहमा गहमी हो गई, बातचीत होना शुरू हो गई कि क्या भूकंप आया है, क्योंकि भूकंप का झटका जो था वो हल्का था, बहुत ज्यादा तेज नहीं था। इसीलिए जो लोग थे वो जब तक समझ पाते तब तक ये झटका रुक गया और उसके बाद लोग जो थे बाहर की तरफ आए। लेकिन क्योंकि झटका बहुत हल्का था इसलिए ज्यादा लोगों के बीच जो एक परेशानी की बात हो जाती है या ज्यादा लोग तेजी से जो बाहर भागते हैं वो सिचुएशन तो नहीं बनी। लेकिन हाँ, भूकंप का झटका जो है वापस फिर आज दिल्ली एनसीआर में महसूस किया गया और इससे पहले देखा गया था कि भूकंप का जो झटका था वो आया था जिसका केंद्र नेपाल था। लेकिन आज जो केंद्र है वो फरीदाबाद रहा है, जो कि दिल्ली से बेहद करीब है, एनसीआर का हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा है। और भूकंप का केंद्र इतने पास होना तो यानी कि समझा जा सकता है कि कितना ज्यादा असर जो है वो दिल्ली में हुआ है। हालांकि जो पैमाना था रिक्टर स्केल पर वो 3.1 बिल्कुल, रिक्टर स्केल पर पैमाना जरूर कम था, लेकिन बार बार और जल्दी जल्दी आना जरूर चिंताएं बढ़ाता है। मदिहा, बिलाल भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। बिलाल, इस वक्त आप कहां पर हैं और जिस वक्त भूकंप का झटका आया क्या महसूस किया आपने और आसपास के लोगों ने? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं इंडिया गेट इलाके में मौजूद हूं और 3.1 रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता मापी गई है भूकंप की। हालांकि झटके जो थे वो बहुत ज़्यादा लोगों को महसूस नहीं हुए जितना हमने लोगों से बात करी। लेकिन अगर मैं खुद की बात बताऊं तो मैं सोफे पे बैठा हुआ था और मुझे साफ वो झटके जो है वो महसूस किए गए। तकरीबन 3 से 4 सेकेंड तक वो झटके जो है वो ठहरे रहे जो है, और इसके बाद जो है जब तक समझ पाते तब तक जो है लोग एक दूसरे से पूछने लगे थे कि क्या भूकंप के झटके आपने महसूस किए। आपको बता दें कि फरीदाबाद चूंकि इसका सेंटर जरूर है, लेकिन ये इसकी जो झटके हैं वो दिल्ली से लेकर के नोएडा और गाजियाबाद तक जो है वो भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। क्योंकि कुछ लोगों से मैं वहां पे भी बातचीत कर रहा था, वहां तक जो है ये झटके महसूस किए गए हैं। मैं कुछ लोगों से आपके यहाँ इंडिया गेट इलाके में अगर मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका? और झटके तकरीबन 4:08 पे ये भूकंप आया, महसूस हुआ कुछ?
हाँ महसूस हुआ था, ऐसा महसूस हुआ था कि कोई जुगड़ पकड़ का कोई ऐसे ऐसे हिला रहा है, ऐसा महसूस हुआ था करीबन 2-3 सेकंड तक का ऐसा महसूस हुआ था। अच्छा, क्या कर रहे थे आप उस वक्त? हम बैठे हुए थे। ये पैनिक वगैरह हुआ? नहीं, इतना तो कुछ ध्यान नहीं दिया। झटके, क्योंकि झटके जो है वो कम थे, ज्यादा तीव्रता के नहीं थे। चाचा, भूकंप के झटके आए, कुछ महसूस हुआ था? नहीं, कोई खास नहीं है। अच्छा, कुछ खास नहीं। हमारे गाड़ी चला रहे हैं, उसे पता नहीं चलता, वैसी गाड़ी हिलती है। महसूस हुए आपको झटके? हाँ सर, महसूस हुए थोड़े। हाँ, थोड़े महसूस हुए। थोड़े महसूस हुए। हाँ, घर में था क्योंकि रविवार का दिन है, ज्यादातर लोग जो है वो छुट्टी का दिन है, इसलिए लोग जो है वो अपने घरों में मौजूद हैं। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। भूकंप के झटके महसूस? जी नहीं महसूस हुए। जी आपको महसूस नहीं जी हुआ? नहीं। क्योंकि 3.1 का था, आप लोग बाहर निकले हुए थे, कुछ? हाँ महसूस हुआ था, धरती हिल रही थी, मैं खड़ा था नीचे, जैसे लग रहा है मेट्रो चल रही थी, धरती हिल रही थी, कांप रहा था। मेट्रो चल रही? हाँ, जैसे लोग कहाँ, यहीं बैठे हुए थे या कहीं और? हम आगे से आ रहे थे, जनपद से यहाँ पे। हाँ जनपद से? हाँ। उस 2 हफ्ते में दूसरी बारिश से, अभी 2 हफ्ते पहले भी ये वो पहले वाला तगड़ा था, आज वाला डाउन था। आज वाला थोड़ा कम था। हाँ, क्या कह रहे थे? मेट्रो क्या कहते हैं, जैसे लग रहा था नीचे मेट्रो चल रही है, कंपन से हो रही थी धरती के नीचे। हाँ। क्या पैनिक वगैरह हुआ, डर सा लगा था? नहीं, मेरे को लगा कि ऐसी नॉर्मल बात है, इतना पता नहीं था कि भूकंप आया, लेकिन अभी आपसे पता चला कि भूकंप आया है। यानी एक दूसरे से लोग जो है वो पूछ रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, कुछ महसूस हुआ भूकंप के झटके? नहीं हुए थे आप लोगों में से किसी को महसूस हुआ था? नहीं हुआ। बैठे हुए थे आप? हाँ, यही कितनी देर से बैठे हुए? अभी आधा घंटा हो चुका। आधे घंटे से यहाँ? तो बस 20 मिनट पहले ही तो आया था। आपको महसूस हुआ? नहीं। बिल्कुल बिलाल, तो कुछ लोगों को झटके महसूस हुए, कुछ लोगों को नहीं हुए। तो देखिए, आपको बताऊंगा कि रिक्टर पैमाने पर क्योंकि, तीव्रता इसकी थी। और दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, हरियाणा का फरीदाबाद इसका केंद्र था, लेकिन जो 2 हफ्ते पहले भूकंप आया था उसकी तीव्रता ज्यादा थी। मधिया भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मधिया, जिस तरीके से बिलाल ने बात की, मिली जुली लोगों की राय है, कुछ लोगों को झटके महसूस हुए, कुछ को नहीं हुए, लेकिन क्या लोगों में इस बात की चिंता है, इस पर भी आएगा। लेकिन देखिए, इस बीच की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए। 3.1 इसकी तीव्रता मापी गई है और जो भूकंप का केंद्र है वो फरीदाबाद में मापा गया है। मदिहा और बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त वॉर जोन का फिर से रुख करते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि इजरायली फौज ह्यूमन कॉरिडोर के लिए राजी हो गई है। दक्षिण गाजा पट्टी में ह्यूमन कॉरिडोर पर राजी है। सलाह-ए-दीन स्ट्रीट के आसपास हमले नहीं होंगे और 3 घंटे तक इजरायली फोर्स हमले नहीं करेगी। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि इजरायली फौज ह्यूमन कॉरिडोर के लिए राजी हो गई है। दक्षिण गाजा पट्टी में ह्यूमन कॉरिडोर पर राजी है। सलाह-ए-दीन स्ट्रीट के आसपास हमले नहीं किए जाएंगे और 3 घंटे तक इजरायली फोर्स वहां पर हमले नहीं करेगी, क्योंकि ये बार बार बातें सामने कही जा रही है। इजराइल ने भी इस बात को कहा था कि वो सिविलियंस के वहां से हटने का इंतजार कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी गाजा पट्टी में रह रहे लोगों के लिए चिंता जाहिर की थी। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि इजरायली फौज ह्यूमन कॉरिडोर के लिए राजी हो गई है। दक्षिण गाजा पट्टी में ह्यूमन कॉरिडोर पर राजी है और सलाह-ए-दीन स्ट्रीट के आसपास अगले 3 घंटे तक इजराइल की तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। तो साउथ गाजा में ह्यूमन कॉरिडोर के लिए 3 घंटे तक अटैक रोकेगा इजराइल। सलाह-ए-दीन स्ट्रीट पर जो हमला है वो नहीं होगा। 3 घंटे तक इजरायली फोर्स किसी भी तरीके का हमला इस तरफ नहीं करेगी। ग्राउंड अटैक से पहले इजराइल ने बड़ा कदम उठाया है और बड़ा कदम यह है कि जो सलाह-ए-दीन इलाका है वहां पर अगले 3 घंटे तक कोई भी अटैक इजराइल की तरफ से नहीं होगा, ताकि लोगों को सुरक्षित वहां से निकलने में सहूलियत हो जाए। बड़ी खबर यह है कि स्टेरोड में रिहायशी इलाके में रॉकेट गिराए गए हैं। तो एक तरफ जहां इजराइल ह्यूमन कॉरिडोर के लिए राजी है, वहीं इजराइल पर लगातार रॉकेट अटैक चल रहे हैं और ये रॉकेट अटैक हुआ है स्टेरोड के रिहायशी इलाके में जहां पर रॉकेट गिरा है। थोड़ी देर पहले जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी वहां से जुड़े थे, वो भी स्टेरोड के क्षेत्र में ही हैं और उन्होंने भी रॉकेट हमले की बात कही थी, लेकिन इस बार रिहायशी इलाके में ये रॉकेट गिराए गए। मैं इस वक्त सिद्रौत इलाके में खड़ा हूं और एक रिहायशी घर में अभी हमास की तरफ से दागा गया रॉकेट गिरा है। अब से तकरीबन 15 मिनट पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां रॉकेट गिरा है उस घर के बैकयार्ड में, ये पिछला हिस्सा है, पूरी तरह से तबाही हुई है। जो सामान था, टेम्परेरी किचन बनाया हुआ था यहाँ, वो पूरा
उड़ गया है इसमें, और चारों तरफ जो है वो काले और जले हुए सामान की तस्वीर देख रहे हैं आप। सिद्रौत इलाका तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आता है, जो गाजा से लेकर इजराइल के इस पूरे एरिया को कवर करता है। अब इधर ये तस्वीर दिखाते हैं कि जो ये धमाका हुआ है, उस धमाके की वजह से आप देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी का पोल था, ये पूरा जल गया और इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। अभी इसकी आग बुझाई गई है और ये इस जगह पर देखिए आप, यहाँ इसका पूरा इम्पैक्ट था, इस जगह पर पूरा इम्पैक्ट हुआ है और यहाँ से अंदर इसने मार की है। रुक रुक कर दोनों तरफ से जो गोले दागे जा रहे हैं उसका नुकसान आम रिहायशियों को भी झेलना पड़ रहा है। ये आपको गली दिखाते हैं, पूरी स्ट्रीट है जहाँ रिहायशी इलाका है और इस रिहायशी इलाके में इजरायली लोग रहते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि जब से युद्ध का आगाज हुआ है उसके बाद से तमाम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया था, इसलिए सारे घर खाली पड़े हैं। और ये इस साइड गाजा की तरफ से आया हमास का रॉकेट यहाँ गिरा। आमतौर पर कासिम नाम का रॉकेट दागा जाता है जो कि अनगाइडेड होता है और उसकी वजह से ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। सब कुछ जलकर राख हो गया, ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर क्या चीज थी क्या नहीं था, लेकिन ये काफी बड़ा हमला हमास की तरफ से किया गया है, जिसमें यहाँ रिहायशी इलाके में तबाही के निशान अब बाकी हैं। इस तरह के हमले यहाँ रह रहकर हो रहे हैं। कल रात भी चाहे सीरिया की बात करें, चाहे हम हमास की गाजा पट्टी की बात करें, वहां से इस तरह के हमले लगातार किए जाते रहे हैं और इजरायली लोग इसके लिए तैयार भी रहते हैं। इसीलिए ये सारे घर अब खाली पड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके जहां जहां मैपिंग के जरिए हमास को लगता है कि वो इजराइल को परेशान कर सकते हैं, इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहां वहां हमला किया जाता है। तो ये एक रॉकेट जो दागा गया रिहायशी इलाके पर, उसने एक घर के बैकयार्ड को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया और ये रॉकेट जो है वो गाजा की तरफ से आया था। इस तरह की हरकतें चलती रहती हैं यहाँ पर। इस नुकसान में अभी और इजाफा होगा, जैसे जैसे वॉर और ज्यादा भीषण होती जा रही है उसी तरह से हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। अश्कलोन से लेकर सिद्रौत तक हर जगह पर रॉकेट दागे जाते हैं। इन्हीं इलाकों से हम आपको पल पल की खबर दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो ये सिद्रौत पर हुए ताजा तगड़े पहले रॉकेट हमले की तस्वीर हमने दिखाई है, जो आज दिन दहाड़े हमास की तरफ से किया गया है। कैमरामैन मनीष के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, सिद्रौत, इजराइल। तो सिद्रौत की तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से रॉकेट हमला हुआ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही, इजराइल हमास जंग को लेकर ईरान पर इजराइल के अधिकारी का आरोप है ईरान हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है और ये कोशिश सीरिया के जरिए हो रही है। सीरिया के जरिए हथियार भेजने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर इजराइल हमास जंग को लेकर आ रही है। ईरान पर इजराइल के अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ईरान इस पूरे जंग के बीच हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है और सीरिया के जरिए हथियार भेजने की कोशिश की जा रही है। पहले दिन से ही ईरान पर इजराइल ने आरोप लगाया था और एक बार फिर से ये आरोप सामने आए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, हवाई हमलों से हमास पर प्रचंड प्रहार के साथ साथ अब फाइनल वॉर के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। इस बीच वॉर जोन से खबर आ रही है कि इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बयान में कहा गया है कि हमास ने बंधकों को गाजा की सुरंगों में छिपाकर रखा हो सकता है। तो फाइनल असॉल्ट की तैयारी है। लेकिन इस बीच वॉर जोन से बड़ी खबर यह आ रही है, इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो बंधक बनाए गए हैं इजराइल के नागरिक, उन्हें हमास ने गाजा में बनी सुरंगों में छिपाकर रखा हो सकता है, ये अंदेशा जताया गया है। जिस तरीके से देखिए गाजा की सुरंगें हैं, इसके जरिए हमास ने अपनी ताकत दिखाने और बताने की कोशिश की थी। इसको लेकर अब बड़ी खबर आ रही है कि जो सेना है इजराइल की डिफेंस फोर्सेज हैं, उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तो की है, लेकिन खबर आ रही है कि जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि इन सुरंगों में इजरायली नागरिक बंधक बने हो सकते हैं। तो देखिए ये तस्वीर है कि इजराइल सेना कह रही है कि चुनौतियां हैं क्योंकि उन बंधकों को सुरंगों में रखा जा सकता है, लेकिन इजराइल की जंग जो है, चैलेंज हमास की सुरंग ही है। ये बात
हर कोई पहले दिन से कह रहा है। तो क्या क्या चुनौतियां हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, इजराइल की जंग है जो हमास के सामने चैलेंज की बातें सामने आ रही। दरअसल गाजा में 500 किलोमीटर नीचे तक जाल इन सुरंगों का फैला हुआ है। ये पहली चुनौती, इनको ट्रैक कैसे किया जाए। सुरंग के जाल में सैनिकों के भटकने का डर है। अगर उन सुरंगों तक पहुंच भी गए तो चुनौती यह है कि सुरंग कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, रास्ता कहां कहां जाता है, उसकी जानकारी इजरायली सैनिकों को नहीं है। तीसरी चुनौती यह है कि हमास के बारूदी जाल में फंस जाने का डर भी है, क्योंकि इन सुरंगों में कहां पर क्या है यह जानकारी नहीं। अभी तो सुरंग का ही ठीक से नहीं पता, उसमें अगर दाखिल भी हो गए तो कहीं बारूदी जाल में ना फंस जाएं। ये एक बड़ी चीज है, ये तमाम दिक्कतें। इसके अलावा इन सुरंगों को मेट्रो कहती है इजरायली सेना, मेट्रो के नाम से बुलाती है, और ज्यादातर 1 मीटर चौड़ी है और 2.5 मीटर ऊंची है। ये सुरंगों की जो लंबाई और चौड़ाई हम उनकी नाप बता रहे हैं। इसके अलावा जमीन से 30 मीटर नीचे तक ये सुरंगें मौजूद हैं, और यही हमास की ताकत बताई जा रही है। 2007 के बाद 1300 सुरंगें बनाई हमास ने, और $1.25 बिलियन की लागत लगी इसके पीछे। जानकारी निकलकर सामने आई। हिजबुल्लाह ने हमास की मदद इन सुरंगों को बनाने में की। जो सुरंगें हमास की एक बड़ी ताकत इस वक्त बन रही हैं, और हमास की टेरर टनल में कहां कहां एंट्री पॉइंट है, इसको लेकर भी क्या चीजें सामने आ रही है हम आपको बताते हैं। स्कूल यहां से एंट्री पॉइंट है, जहां पर कोई शक न करे। मस्जिद यहां से एंट्री पॉइंट है, अस्पतालों से एंट्री पॉइंट है। तो ये हम बात कर रहे हैं गाजा की उन सुरंगों के बारे में, जिनको लेकर अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बयान आया इजरायली सेना के प्रवक्ता का, जो ये कह रहे हैं कि यहां पर बंधकों को छुपाया गया हो सकता है। हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह जुड़ गए हैं। आशीष, ये जो पूरी सुरंगों की कहानी सामने आ रही है, इजरायली सेना के सामने बड़ी दिक्कत है कि सुरंग अगर पहुंच भी जाएं तो उसके भीतर चुनौतियों का अंबार है। जी, ये उन बड़ी वजहों में से एक है अवधेश, जिस वजह से जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसे हमें देरी देखने मिल रही है। और जो सुरंगों में न केवल ध्यान दीजिएगा कि हमास के आतंकी हैं, बल्कि वही सुरंगें हैं जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस को लगता है कि जो बंधक हैं, लगभग 125 से 150 बंधक, वो उन्हीं सुरंगों में रखे गए हैं, ताकि सुरंगों में भी अगर एक तरफ से इजरायली डिफेंस फोर्सेस घुसे तो उन बंधकों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। सुरंगों को तबाह करना और उसमें से आतंकियों को निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए, लेकिन क्योंकि वहां पर बंधक भी रखे गए हैं, इसीलिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बहुत फूक कर कदम रखना होगा। सुरंगों को अगर आप देखें, बाय एंड लार्ज इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जो सर्जिकल स्ट्राइक टीम्स हैं, जो छोटे स्पेशल ऑपरेशंस टीम है, वो सुरंगों में ग्रेनेड्स डाल के या फिर उसमें अंदर घुस के वो खुद सफाया कर सकते हैं हमास के आतंकियों का। लेकिन बंधकों वाला जो पेच है वो काफी ज्यादा और जटिल कर रहा है। तो कई वजह हैं सुरंगों का जो ऑपरेशन है, उनमें से एक है जो इजराइल के जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उसके ऑपरेशन को डिले उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है और ऑपरेशन डिले है। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, आपके पास आना चाहते हैं। जो इस बीच ईरान और लेबनान की चीजें बार बार निकलकर सामने आ रही हैं, इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल के सामने ईरान और लेबनान कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, लेबनान ट्रेडिशनल एनिमी है और ईरान उसका पैदाइशी एनिमी है। इससे ज़्यादा और बड़ा रिलेशन नहीं हो सकता। ईरान हर चीज़ जो इजराइल के खिलाफ होती है, करी जाती है, चाहे वो साजिश ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, सपोर्ट ले लीजिए, 100% है, 99.9% नहीं है। लेबनान उसका सॉर्न एनिमी है। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि ये दोनों के दोनों हमेशा हिजबुल्लाह के नाम पर आपको थ्रेट देते हैं इजराइल के अंदर। अगर आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ी देर पहले बात करी गई थी कि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी वो ईरान में देख रहे हैं आपके रिपोर्टर कि बॉम्ब गिरने से पहले हो जाता है, मैं आप सबको भरोसे के लिए बता दूं, इंडिया में इससे ज़्यादा बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट, वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग। लेकिन बात आ रही है कि ये कैसे होता है। ये मैं आपको एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि 2 मिनट के लिए ये समझ लीजिए, आपके पास रॉकेट है और राइट साइड में मेरे गाजा है, लेफ्ट साइड में मेरे इजराइल है। अगर ये रॉकेट जब ऊपर चलता है तो मेरा जो आयरन डोम है वो इसको ऊपर चढ़ते में पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसकी दूरी पर स्पीड नाप लेता है, और जैसे ही वो स्पीड नपती है यहाँ से
जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो ऊपर चलनी शुरू हो जाती है और जहां कहीं आता है ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। और ये जो है, जो आप अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि एक मिसाइल आकर गिर गई, उस डोम की एक लिमिटेशन है कि एक इंटरसेप्टर जो लॉन्चर है उससे वो 20 मिसाइल्स को ट्रैक कर पाता है। उसकी एक्यूरेसी 96% है। सो कहीं ना कहीं कोई एक मिसाइल गिरना अपने आप में बड़ी जायज बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास हम आएंगे। आशीष, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।